नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तहत जनसंख्या और नगरीकरण से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्नों को, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को, साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नों पे आए उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया गया है, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन बैच में वो सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि इस परीक्षा को पास करने में आपको बेहद आसानी हो। तो पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम इसमें आपको दिया जाता है। तो जो भी इस परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है A to Z, वो उसके सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं। सभी टॉपिक्स के आपको PDF नोट्स दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का पूरा एक प्रोग्राम है। मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का हम प्रोग्राम चलाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस परीक्षा को पास करने के लिए जो भी संसाधन की आपको आवश्यकता होती है या होगी, वो सभी इस फाउंडेशन बैच में आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको केवल अपनी ओर से मेहनत करने का भरपूर मादा रखना होगा, बाकी सारी चीजें इस कोर्स में आपको मिलेंगी। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो 9506742546 पर आरओ एआरओ फाउंडेशन बैच लिख करके हमें व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप कॉल पे बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कोर्स की। अब हम सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मेरी कामना है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? ए, जननांकिकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय गत्यात्मकता और जननांकीय रूपांतरण। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन हमारे हैं। तो निश्चित रूप से इसको जननांकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह करके हम पुकारते हैं। तो दीर्घ काल में जनसंख्या परिवर्तन की व्याख्या करने वाला जो सिद्धांत है उसे हम जानते हैं जननांकीय संक्रमण के नाम से। और कुल 4 अवस्था मुख्य तौर पर बताई गई है। एक तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, दूसरी बताई गई है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो जनसंख्या बहुत तेजी से इस अवस्था में बढ़ती है। उसके बाद निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, तो जनसंख्या एक स्थायित्व की तरफ बढ़ती है। और चौथा अवस्था होता है कि जनसंख्या जब स्थिर होने लगती है, ठीक है। तो यही सिद्धांत है जननांकीय संक्रमण। पहले का हमारा उत्तर है ए। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुल 2 कथन हमारे सामने हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए क्या कहता है? भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण आर क्या कहता है? 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। अब नीचे 4 ऑप्शन हमें कोट में दिए गए हैं। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो देखिए, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, ये कथन तो बिल्कुल सही है,
भारत में जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रारंभ हुआ, लेकिन हर 10 वर्ष पर जनसंख्या नियमित रूप से होना प्रारंभ हुई। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से यह प्रारंभ हुआ। उसके बाद हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। तो ये जो कथन है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन कारण आर में जो लिखा है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 1921 के काल को हम छोड़ दें तो 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या में लगातार तीव्र वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो इस प्रकार से ए सही है किंतु आर गलत है, यही सी हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो क्या आदर्श वाक्य था? ए, आवर फ्यूचर आवर कंट्री, बी, आवर कंट्री आवर सेंसस, सी, पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर यही आदर्श वाक्य था। ठीक है, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। आइए कुछ बात कर लें भारत की जनगणना 2011 की। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, लेकिन 1881 से यानी लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हो गया। WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत का 7वां जनगणना यह अभियान रहा, जो कि चला 1 अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच और दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2021 के बीच। ठीक है, 2 चरणों में यह जनगणना पूर्ण हुई और इसका शुभंकर मस्केट था प्रगणक शिक्षिका और स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, आदर्श वाक्य। चलिए चौथे प्रश्न पे आ गए हम। ये भी कथन और कारण का प्रश्न है। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो कथन ए क्या कहता है? उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। जनगणना 2011 अनंतिम आंकड़े। कारण बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे है। तो नीचे कूट में 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर अगर हम विचार करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, यह बिल्कुल सत्य है। कारण आर को हम देखें तो बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं, ये असल में गलत है। उत्तर प्रदेश के बाद जिसका स्थान आता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जिसका स्थान आता है वो राज्य है बिहार और बिहार के बाद जिसका स्थान आता है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो कथन ए ही सही है और सी हमारा उत्तर है। तो चौथे का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किन नगरों के युग्म में सबसे अधिक जनसंख्या है, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन हमारे हैं ए, कोलकाता एवं दिल्ली, बी, दिल्ली एवं बेंगलुरु, सी, मुंबई एवं कलकत्ता और डी, मुंबई एवं दिल्ली। तो 5 का हमारा जो उत्तर है वो है डी, मुंबई एवं दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो मुंबई में 1,83,00,000, दिल्ली में 1,63,00,000 के आसपास, कोलकाता में 1,40,00,000 के आसपास और एक ऑप्शन जो हमारा है बंगलुरु, इसमें लगभग 86 लाख। ठीक है, यह जनसंख्या के आंकड़े हैं। तो सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से शहर मुंबई और उसके बाद दिल्ली। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? हमारे ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश, बी, महाराष्ट्र, सी, उड़ीसा, डी, गुजरात। तो निश्चित रूप से 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से
मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य तो मध्य प्रदेश है 1,53,00,000, महाराष्ट्र 1,05,00,000, उड़ीसा 95,00,000, राजस्थान 92,00,000, गुजरात 89,00,000 ये जनसंख्या है। तो 1,53,16,784 मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, कुछ नोट यहां पे दिया गया है, जैसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली है। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, और ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, यूपी ARO प्री 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। ए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो बढ़ते क्रम में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय यही हमारा उत्तर है। 7th का जो हमारा उत्तर है डी। तो अरुणाचल प्रदेश में लगभग 9,05,000 या 9,52,000 सॉरी, उसके बाद मिजोरम में 10 लाख के आसपास, उसके बाद नागालैंड में 17 लाख के आसपास और सबसे अधिक मेघालय में 25 लाख के आसपास ये जो है एसटी की जनसंख्या है। तो यही हमारा उत्तर है 7th का डी। अगला, भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है तो द ग्रेट डिवाइड। ए 1921, बी 1947, सी 1951, डी 1982। तो भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष ए 1921 को माना जाता है। तो यही ईयर है जिसे द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो जनसंख्या हुई उसमें नकारात्मक पैटर्न देखा, यानी जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी और 1921 के बाद लगातार जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए 1921 को द ग्रेट डिवाइड के रूप में हम मानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक तरफ तो जनगणना का वर्ष है और दूसरी तरफ उस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात क्या था। ठीक है, तो अगर हम एक प्रकार से देखें तो 1951 में लिंगानुपात क्या था, 1971 में लिंगानुपात क्या था, 1991 में लिंगानुपात क्या था, इसमें हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, ना याद हो, आखिर कितना पीछे तक जाकर के कोई याद करेगा। लेकिन यहां एग्जामिनर ये जानना ही नहीं चाहता है आपसे कि आप 51 को याद रखें, 71 को याद रखें, 91 को याद रखें, लेकिन वो यही जानना चाहता है कि क्या आपको ये याद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 925 नहीं बल्कि 943 है। ये आपको याद है? तो अगर आपको ये याद है तो ये डी आपका उत्तर है। 9th का जो हमारा उत्तर है वो है डी। तो 925 नहीं 943 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का क्या प्रतिशत है? ए 49.80, बी 48.46, सी 47.98 और डी 47.24। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत है 48.46। तो 10 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो जो फाइनल डाटा है वो बताता है कि 48.53 है, तो उसके करीब ही हमारा बी आता है। तो यह बी हमारा उत्तर है। ठीक है, यहां पर आप देख लें तो
एक स्नैपशॉट राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आंकड़े जनगणना 2011 से जुड़ा हुआ दिया गया है। जैसे कुल जनसंख्या कितनी है, 2001 में कितनी थी, 2021 में कितना है, अंतर क्या है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिला की जनसंख्या कितनी है, प्रतिशत क्या है। तो 48.27% था 2001 में, अभी 48.53% हो गया है। दशकीय वृद्धि दर क्या रही, जन घनत्व क्या है, ये सब यहां पर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई। तो 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई। ए नागालैंड, बी केरल, सी सिक्किम और डी मणिपुर। तो वर्ष 2011 की जनगणना में नागालैंड राज्य में जनसंख्या में कमी देखने को मिली और 0.60% नागालैंड के हिसाब से 11,534 जनसंख्या की कमी दर्ज नागालैंड में की गई। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ए गुजरात, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। तो लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर हो तो राष्ट्रीय औसत से ऊपर लिंगानुपात झारखंड का है इन सभी राज्यों में। तो 12 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो 943 राष्ट्रीय है और 949 यानी उससे थोड़ा सा ऊपर ही झारखंड का लिंगानुपात हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य। तो केरल सबसे ऊपर है 1084, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मेघालय है। न्यूनतम की बात करें तो आप जानते ही हैं कि हरियाणा पहले पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे पर, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे पंजाब, 5वें पे उत्तर प्रदेश यानी 912। ठीक है, चलिए, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य को पूछा जा रहा है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे ऊपर बना हुआ है। यहां पर हम देख सकते हैं बिहार सर्वाधिक जन घनत्व, तो 1 वर्ग किमी के दायरे में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, यहां 1 वर्ग किमी के दायरे में 1028 लोग रहते हैं। केरल तीसरे नंबर पे, यहां 860 लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे 829 और हरियाणा 573। न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में केवल 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, नागालैंड में 115 और हिमाचल प्रदेश में 123। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। तो किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। ए केरल, बी नागालैंड, सी सिक्किम और डी असम। यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या नागालैंड में 0 है। यहां पर बहुत अधिक एसटी जनसंख्या है। तो 14 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्यों को बताया गया, जैसे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार, चौथे पे तमिलनाडु और 5वें पे आंध्र प्रदेश है। और 15वीं जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या है 20,13,78,086, जो देश की कुल जनसंख्या का है 16.6%। देखिए, जनसंख्या से जुड़े हुए बहुत प्रश्न आरओ में पूछे जाते हैं, इसलिए जनसंख्या और नगरीकरण को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है।
8 से लेके 10 प्रश्न केवल जनसंख्या और नगरीकरण से आरओ में पूछे जाते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए अलग टॉपिक करके मैंने जो है इसके क्वेश्चंस को आपको मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए ताकि आप समझ पाए पैटर्न कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इससे खूब प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और डी मणिपुर। तो देखिए इसमें हमारा उत्तर है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 है, तो 15 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 115 और हिमाचल 123। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगला जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम है। हमारे ऑप्शंस हैं ए असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, बी असम, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, सी हरियाणा, असम, गुजरात, कर्नाटक, डी गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। तो यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम है डी गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। तो गुजरात का जनसंख्या घनत्व है 308, कर्नाटक का जनसंख्या घनत्व है 319, असम का जनसंख्या घनत्व है 398 और सबसे अधिक हरियाणा का 573। तो यही डी हमारा उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी दमन और दीव, डी दादरा और नगर हवेली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ये आरओ मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पे आप देखें तो सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए गए हैं। पहला है दिल्ली, बहुत अधिक जन घनत्व यहां पे है, 1 वर्ग किमी में 11,320 लोग रहते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ 9,258, पुडुचेरी 2,547। अब न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले नंबर पे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 46, दादरा नगर हवेली 700 और लक्षद्वीप 2149। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? ए 17.11%, 17.64%, 17.74%, 16.74% और डी 16.05%। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है ये। तो इसका हमारा उत्तर है बी 17.64%। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं दशकीय वृद्धि दर बताया गया है। तो आप यहां पे देखें 1901 से हम ले रहे हैं तो 1921 में यानी 11 से 21 में हमें क्या दिखता है? गिरावट दिखती है। उसके बाद लगातार तेजी से बढ़ा है तो 21 से 31 से देखें तो 11%। फिर हम देखें 1931 से 41 के बीच 14%, 41 से 51 लगभग 13, 51 से 61, 21, 61 से 71 बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी, 71 से 81 वही स्पीड बरकरार रही। उसके बाद 81 से 91, 91 से 2001 और यहाँ 2001 से लेके 2011 तो 17.64 है। तो ये तो भारत का है और बगल में ही उत्तर प्रदेश का भी दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ जरूरी चीजें इस पे लिखी गई हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग करिए। कुल 4 कथन यहां पर दिए गए हैं। तो कठिन प्रश्न है, यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पहला कथन, संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप में। दूसरा कथन, राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है। तीसरा कथन, संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। और चौथा, केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो देखिए, जो पहला है कथन, संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप में है, यह सही है। राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है, असल में यह गलत है। इसका उत्तर केरल है। तीसरा, संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है, यानी महिलाओं पुरुषों दोनों में, यह भी सही है। केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है और पुरुषों में भी सर्वाधिक है, तो यह भी सही है। तो ये 2 नहीं सही है। तो ऐसे में उत्तर हमारा होगा 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 होगा, यानी 2 कहीं नहीं होगा। तो देखिए, सी में भी 2 दिख रहा है, बी में भी 2 दिख रहा है, ए में भी 2 दिख रहा है और डी में भी 2 दिख रहा है, क्योंकि डी में क्या लिखा है, सभी चारों। और जबकि हमारा सही क्या है, 1, 3 और 4, 2 नहीं होगा। तो ऐसे में कोई भी ऑप्शन हम चुन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन उस हिसाब से बनाए नहीं गए हैं। तो हम मान सकते हैं कि एक गलत प्रश्न है। किसी ऑप्शन में 1, 3 और 4 ऑप्शन भी देना चाहिए था। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? ठीक है, ए चंडीगढ़, बी दादरा और नगर हवेली, सी दमन और दीव और डी लक्षद्वीप। यूपी आरओ मेंस 2017 का यह प्रश्न है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है। तो लक्षद्वीप सबसे अधिक 91.8%, दमन और दीव 87.1%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 86.6%। न्यूनतम की बात करें तो दादरा व नगर हवेली 76.2%, पुडुचेरी 85.84% और चंडीगढ़ 86%। ठीक है, चलिए ये सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये सब सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? अब देखिए, ऐसे में तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक तो केरल में है, लेकिन अब देखिए इन चारों में पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो अत्यधिक कठिन हो जा रहे हैं। ठीक है, सबको टॉप 5 पता होगा, बॉटम का 5 पता होगा, यानी उच्चतम और न्यूनतम, इसी तरह से हम पढ़ते हैं। लेकिन अब ये 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से ए हमारा उत्तर है मणिपुर, 21 का हमारा उत्तर है ए। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल, और न्यूनतम में बिहार, अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम थी? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राजस्थान में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी। तो 22 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, तो यहां पे सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं। तो केरल सबसे ऊपर है, मिजोरम उसके बाद है, गोवा उसके बाद है। नीचे से न्यूनतम की बात करें तो बिहार 1 नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे और झारखंड तीसरे नंबर पे है। ठीक है,
अगला, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी। तो देखिए 2001 की जनगणना का तो कोई मतलब अब नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न जिनका कुछ लॉजिक था और जिसे हम 2011 के हिसाब से देख सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, वैसे 2-4 प्रश्नों को मैंने रखा है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि यूपी आरओ एआरओ 2013 में भी और 2014 में भी खूब सारे प्रश्न 2001 की जनगणना से पूछे गए हैं। हालांकि अब आगे तो निश्चित रूप से 2001 की जनगणना से कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन अभी तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर क्या थी? भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक थी, बी राजस्थान से अधिक थी, सी उड़ीसा से कम थी और डी बिहार से कम थी। तो जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, सी उत्तर है, उड़ीसा से कम थी। तो 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 57% थी और वर्तमान में 67.7% है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्यों का नाम यहां पर मेंशन है, इसे आप पढ़ सकते हैं। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है ए चंडीगढ़, बी दादरा एवं नगर हवेली, सी दमन एवं दीव और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा उत्तर है सी, दमन एवं द्वीप में लिंगा अनुपात सबसे कम है और 618 ही है। तो 1000 पुरुषों पे 618 महिलाएं हैं, बहुत कम है। यहां पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार। इसके बाद देखें न्यूनतम में तो दमन व दीव की हालत सबसे खराब, उसके बाद दादरा व नगर हवेली और उसके बाद चंडीगढ़ 818। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित का प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? फिर वही प्रश्न आ गया, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 में। देखिए कैसे रिपीट हो जा रहा है प्रश्न। ए चंडीगढ़, बी दादरा और नगर हवेली, सी दमन और दीव और डी लक्षद्वीप। तो निश्चित रूप से 25 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 1946 था? यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। निश्चित रूप से अब ये कठिन है। हमारे ऑप्शन है ए 1921, बी 1941, सी 1951, डी 1971। तो निम्नलिखित में से 1951 में भारत में लिंगा अनुपात 1946 था। 1951 की जनसंख्या जनगणना में। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है 26 का। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है और ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कथन 1 क्या कहता है? केरल में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है। तो निश्चित रूप से जनसंख्या घनत्व के मामले में केरल का स्थान भारत में तीसरे नंबर पे है। 860 जनसंख्या घनत्व केरल का है। केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है। तो निश्चित रूप से केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है और भारत में नंबर 1 पे है केरल। तो पूछा जा रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो यह बी हमारा उत्तर है। देखिए केरल में जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है। ठीक है, और केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है। तो इन दोनों में कोई मेल तो है नहीं, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो 27 का उत्तर है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक हैं? बिहार में, 2 महाराष्ट्र में, 3 उत्तर प्रदेश में और 4 पश्चिम बंगाल में। तो 1, 2 केवल, बी 1, 2, 3 केवल, सी 2, 3, 4 केवल, सभी चारों। तो डी हमारा उत्तर है 28 का डी, सभी चारों। ठीक है, चलिए
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है। तो जो लक्ष्य 2045 में रखा गया कि हम स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे, उस लक्ष्य को अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया, यही हमारा प्रश्न है। 2055, 2060, 2065 और डी 2070। तो 2070 का लक्ष्य है कि 2070 तक हमें स्थिरता जनसंख्या में प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? तो अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है लिंगानुपात के हिसाब से? केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बी आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, केरल। और डी पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए, इसमें हम जानते हैं कि केरल इस मामले में पहले पर है, तो केरल केवल और केवल हमें ए ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो केरल को अगर हम जानते तो इस प्रश्न को हम क्रैक कर लेते। तो 30 का हमारा उत्तर है ए। ठीक है, सबसे ऊपर केरल है, उसके बाद पुडुचेरी है। ठीक है, अगला, भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र कौन से हैं? 4 ऑप्शन है। 1 गंगा यमुना दोआब, दूसरा तटीय उड़ीसा, तीसरा राजस्थान और चौथा तमिलनाडु। तो इसमें से प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु को हम मानते हैं। तो 1 और 4 हमारा उत्तर है, यानी डी हमारा उत्तर है। तो 31 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। अब आप देखिए, ये यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है केरल। अगला, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करिए। अस्थायी जनसंख्या संरचना यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है ए बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, बी घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, सी स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, डी स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो देखिए, बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, तो जन्म दर बढ़ेगा और मृत्यु दर स्थिर होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु, तो जब जन्म दर घटेगी और मृत्यु होगी तो जनसंख्या घटेगी। स्थिर जन्म दर में यानी जन्म दर भी स्थिर है और मृत्यु दर भी स्थिर है। तो यही है सी। 33 का हमारा उत्तर है सी। अगला, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, बी लगभग स्थिर रहा है, सी कुछ कम हुआ है और डी पहले बढ़ा फिर 1991 के पश्चात घटा है। यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा ही है और बढ़ता ही चला जा रहा है। इतना अधिक जनसंख्या का दबाव इस समय भारत पर है कि कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है तो पहले लगता है कि अच्छा यहाँ पे पुल बन जाता, फ्लाईओवर बन जाता ना, तो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाती है। फ्लाईओवर बने हुए 2 साल बीतता है, फिर लगता है कि अरे फिर उसी तरह से जाम लग रहा है। जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक भारत में हो गया। अमेरिका भारत से 2.5-3 गुना बढ़ा है। तो उन सब देशों में स्थिति देखते हैं, यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक हो गया। 1901 की जनगणना में 77 था जनसंख्या घनत्व और 2011 की जनगणना ने बताया कि 382 है। ठीक है, तो निरंतर बढ़ा है जनसंख्या घनत्व। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? आरओ मेंस 2014 में पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक उच्चतम है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल,
उसके बाद केरल। ठीक है, अगला जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और डी केरल में। यह भी 14 में पूछा गया प्रश्न है और डी हमारा उत्तर है। राज्यों की बात करें तो महिला लिंग अनुपात केरल में सर्वाधिक है, तो 36 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ए चंडीगढ़। अब ये देखिए यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो ए चंडीगढ़, बी दमन एवं दीव, सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और डी लक्षद्वीप। तो हमने पहले भी चर्चा की, इसका उत्तर है दमन एवं द्वीप। दमन और द्वीप की हालत एकदम इस मामले में खराब है। यहां पर आप देखें तो पुडुचेरी 1037 केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, उसके बाद दमन और द्वीप सबसे कम 618, फिर दादरा एवं नगर हवेली 774 और फिर चंडीगढ़ 818। अगला जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? अब देखिए ये भी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तो 2001 के अनुसार भी, 2011 के अनुसार भी इसका उत्तर हमारा है बी। 38 का उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु है और फिर आंध्र प्रदेश है। तो 38 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? फिर से उसी तरह का प्रश्न है। ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है, यही सी हमारा उत्तर है। अगला यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता, यानी यहां से लोग बाहर नहीं जाते, बाहर से लोग अंदर नहीं आते, नहीं होता, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे कहा जाता है स्थिर जनसंख्या, शून्य जनसंख्या वृद्धि, गत्यात्मक जनसंख्या और जनसंख्या की स्थिरता। तो 40 का डी, इसे कहा जाता है जनसंख्या की स्थिरता। ठीक है, जिसमें जन्म और मृत्यु दर समान हो, तो जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जितने लोग बाहर जा रहे हैं बसने के लिए उतने लोग ही बाहर से उस देश में आ रहे हैं बसने के लिए, तो वहां माना जाएगा कि जनसंख्या की स्थिरता है। तो 40 का उत्तर है डी। तो इस प्रकार से जनसंख्या और नगरीकरण से आरओ के एग्जाम में 2001 से लेकर के 2021 के दौरान जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।